देखो इसमें ना सबसे पहले तीन टर्म समझना है तुमको। देखो सबसे पहला है फॉरेन प्रोसीडिंग। देखो तीन टर्म है, तीन टर्म तुमको लाइन से मिलेगा, फॉरेन प्रोसीडिंग, फॉरेन मेन प्रोसीडिंग, फॉरेन नॉन मेन प्रोसीडिंग। मिला? नॉन मेन नहीं है, देखो जरा एक दो नीचे जाओ। नहीं है, हाँ ठीक है जाने दो, फिर भी मैं बता दूंगा। देखो फॉरेन प्रोसीडिंग्स क्या है। आ, समझो कोई एक कंपनी है, समझो ए लिमिटेड, जो ऑस्ट्रेलिया में है, बराबर। यहाँ पे समझो इंडिया की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया में सिचुएटेड है। इस बैंक ने इसको लोन दिया था, बराबर। और ये बैंक ने ना, समझो ऑस्ट्रेलिया की कोई बैंक है, सॉरी ये कंपनी है ना, उसने एक्स लिमिटेड करके ऑस्ट्रेलिया की बैंक है, उससे भी लोन लिया है। मतलब ये भाई साहब इधर से भी लोन लेके बैठा है और इधर से भी लोन लेके बैठा है, ठीक है। अब ये डिफॉल्टर बनता है। अब डिफॉल्टर बनेगा तो सबसे पहला एक्शन समझो ये ले रहा है इसके ऊपर, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। अब ये इसके ऊपर जब एक्शन लेगा ना, कंट्री क्या है ये, तो केस भी किधर चलेगा, तो केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में प्रोसीडिंग स्टार्ट तो हो गई, लेकिन इंडिया को भी समझेगा ना कि ये भाई साहब डिफॉल्टर बना और इसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये भी लाइन में लगेगा, मेरा भी पैसा चाहिए। तो ये बंदा जाके भी क्लेम करेगा ऑस्ट्रेलिया में कि मेरा भी रिकवरी का राइट है, मेरा भी इतना इतना पैसा बाकी है। मतलब एक इंडियन बैंक अपनी रिकवरी के लिए दूसरी कंट्री में जा रहा है, बराबर। इसको बोलते हैं फॉरेन प्रोसीडिंग्स। समझा? अच्छा प्रॉब्लम ये आ सकता है, अगर तुम देखोगे ना, हम आउटसाइडर है, बराबर। तो अपने को तो शायद भाव भी ना मिले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए पहले अपनी बैंक को, अपनी कंपनी को, वहां के क्रेडिटर को ही प्रायोरिटी देगा, अपने जैसे लोगों को नहीं देगा। बट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का लॉ बोलता है क्रेडिटर कंट्री का आए, उसको बाकी के क्रेडिटर जैसे ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सेम लेवल पे इक्वल फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। समझा? जैसे तुम्हारा पैसा डूबा है, कभी तो डूबा है ना, बराबर। समझ लो, इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन प्रोसीडिंग्स। ये एग्जांपल लिख के रखो वहीं पे। नेक्स्ट इज फॉरेन मेन प्रोसीडिंग होगा। मिला? हाँ देखो व्हाट इज फॉरेन मेन प्रोसीडिंग्स। समझो ये अपना महान इंसान नीरव मोदी, बराबर। समझो नीरव मोदी है ना, तीन बैंक से लोन लेके बैठा है। एक समझो बैंक ऑफ अमेरिका, जो फॉरेन की बैंक है यूएसए। देन है समझो एचएसबीसी, जो कि है यूके, और अपना देसी बैंक, बराबर। ये भाई साहब है ना, तीन बैंक से लोन लेके बैठा है। भाई साहब डिफॉल्ट मारता है। अब डिफॉल्ट मारेगा तो समझो इस भाई साहब के मेजॉरिटी असेट्स समझो है इंडिया में, बराबर। तो मेजॉरिटी असेट्स इंडिया में सिचुएटेड है और इंडिया का भी एक लेंडर है, तो ये तो पहले आएगा और सीधा लीगल एक्शन ले लेगा और रिकवरी की डिमांड करेगा। लेकिन अब रिकवरी की डिमांड करेगा, यहाँ पे रिकवरी है ना असेट के बेस पे हो रहा है, कि जहां पे ज्यादा असेट है उधर प्रोसीडिंग करनी है अपने को। ये भी इंडिया, ये भी इंडिया, तो प्रोसीडिंग भी इंडिया। और इंडिया में भी क्या है इसके मेजॉरिटी असेट्स। तो जहां पे जिस कंट्री में जो पर्सन के मेजॉरिटी असेट्स होते हैं,
पे जब प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन मेन प्रोसीडिंग। तो अगर मैं इसमें तुमको एक जस्ट एक्सप्लेनेशन बाइफिकेशन करके दूं, तो इंडिया में जो केस चल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, फॉरेन मेन प्रोसीडिंग। लेकिन अगर समझो यही केस या तो यूएसए में चलता या यूके में चलता, तो उसको बोलेंगे फॉरेन नॉन मेन प्रोसीडिंग। असेट के बेस पे हम लोग देख रहे हैं ना। समझा, बराबर। तो देखने का क्या होता है, खाली मेजॉरिटी एसेट्स के, मेजॉरिटी एसेट्स कौन सी कंट्री में है, जहां कंट्री में मेजॉरिटी एसेट्स है उधर प्रोसीडिंग चालू हो गया फॉरेन मेन प्रोसीडिंग, और अगर बाकी के कंट्री में चलता है फॉरेन नॉन मेन प्रोसीडिंग्स। ये टर्मिनोलॉजी समझो, पहला कौन सा था, फॉरेन प्रोसीडिंग, दूसरा फॉरेन मेन प्रोसीडिंग्स, और तीसरा फॉरेन नॉन मेन प्रोसीडिंग। देखो नॉन मेन प्रोसीडिंग शायद बुक में नहीं होएगा, शायद नहीं है ना, हाँ, क्योंकि उसका मतलब भी नहीं है। मेन में भी एक्ट में ऐसा ही लिखा है, जो मेन में नहीं आएगा वो नॉन मेन में आएगा। याद है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन शायद लिखा है, और पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, है ना, बस ये ऐसा ही डेफिनेशन लिखा था, बट इसका मीनिंग ये है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट इज फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स अ पर्सन और बॉडी इंक्लूडिंग वन अपॉइंटेड on an interim basis authorized in the foreign proceeding to administer the or reorganization or the liquidation of the debtor's assets or the affairs or to act as a representative of the foreign proceeding। को जब कोई भी फॉरेन कंट्री का पर्सन इंडिया में आके प्रोसीडिंग में बैठता है, जैसे यहाँ से यूएसए का बंदा यूके का बंदा आके इंडिया में हियरिंग में बैठेगा, तो पूरा का पूरा बैंक नहीं आएगा, वो किसी पर्सन को पावर ऑफ अटर्नी देके बोलेंगे जा हमारा हमको रिप्रेजेंट कर लेना तो उधर, तो वो क्या बन गया, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव। सब बैंक, सब बैंक। उसके बाद देखो पर्पस, पर्पस ऑफ द मॉडल लॉ। पर्पस में देखो कोऑपरेशन बिटवीन द कोर्ट्स एंड अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूके का बैंक और यूके का कोर्ट, यूएसए का बैंक यूएसए का कोर्ट, इंडिया का बैंक इंडिया का कोर्ट, ये सबके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। बिकॉज देखो यूके वाले डायरेक्टली ऐसे इंडिया में के केस फाइल नहीं कर देगा, पहले उसको वहां के कोर्ट में जाना है, वहां से कोर्ट से अप्रूवल लेना है, क्लेम वेरीफाई करवाना है कि मेरा एक इंडियन कंपनी से इतना पैसा लेना बाकी है, मैं जाऊँ क्या इंडिया में केस करने, वहां की अथॉरिटी उसको परमिशन देगी, हाँ तू जा पैसा, फिर वो बंदा यूके से निकल के इंडिया में केस करने आएगा, क्योंकि इंडिया में जब वो पहले केस फाइल करेगा ना, उसको फॉरेन की कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी सबमिट करनी पड़ती है कि तुमको तुम्हारे कोर्ट ने अप्रूवल दिया, तो मतलब देखो ऑर्डर का कॉपी मतलब तुम्हारा क्लेम वेरीफाइड है और तुम जेन्युइन क्रेडिटर हो, तो ही तुमको इधर आने देंगे। अब वहां की कोर्ट ने अप्रूवल दिया, उस अप्रूवल को इंडियन कोर्ट भी मानता है, तो कोऑर्डिनेशन ही है ना। नहीं तो वो अगर इंडिया में ऐसा बोल देगा तुम्हारा कोर्ट कुछ भी लिख के देगा, हम क्यों माने, तो फिर वो तो पर्सन फिर कहां से लिखवा के लेके आएगा कि मेरा क्लेम है इतना, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन आना बहुत जरूरी है। सेकेंड, ग्रेटर लीगल सर्टेनिटी फॉर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखो अगर डिफॉल्ट केस बढ़ते हैं और क्रॉस बॉर्डर के चक्कर में रिकवरी नहीं होता है ना, तो रिकवरी नहीं होने का सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि कल धीरे धीरे कोई इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन नहीं करेगा फिर, क्योंकि तुमको रिस्क लग रहा है कि तुम्हारा पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो तुम ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, तो इंटरनेशनल ट्रेड धीरे धीरे खत्म हो सकता है फिर। देन फेयर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेट बॉर्डर इंसॉल्वेंसीज दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स एंड इंटरेस्टेड पर्सन इंक्लूडिंग द डेटर। सबका बेनिफिट होना चाहिए, डेटर क्रेडिटर का। प्रोटेक्शन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द डेटर्स असेट्स and facilitation of the rescue of the financially troubled business, thereby protecting the investment and preserving employment। यहाँ पे भी मॉडल लॉ में यही रखा है, लिक्विडेशन नहीं, पहला पहला क्या करने का होता है, रिवाइवल, रिवाइवल होता है तो रिवाइवल नहीं हो रहा है तो लिक्विडेशन। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाओगे तो इसका ये मतलब नहीं सीधा तुमको लिक्विडेशन में डाल देंगे, पहले तो तुमको रिवाइव करने के लिए ही बोलेंगे। उसके बाद देखो स्कोप है ना, स्कोप में खाली फर्स्ट 2 पॉइंट ही मार्क करो, थर्ड फोर्थ जो भी है कट कर देना, वो मत पढ़ना। उसमें देखो असिस्टेंस इज सॉट इन द स्टेट बाय द फॉरेन कोर्ट और द फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव इन कनेक्शन विद द फॉरेन प्रोसीडिंग, एंड असिस्टेंस इज सॉट इन अ फॉरेन स्टेट इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग। देखो इसका मतलब क्या होता है,
यहाँ पेज से जब लोग इंडिया में आते हैं, केस करते हैं, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव जब इंडिया में आएगा, फॉरेन का क्रेडिटर जब इंडिया में आएगा, ही इज नॉट अवेयर अबाउट इंडियन लॉज, तो उसको गाइड करने का काम किसका है? इंडिया का। बराबर। अगर समझो फॉरेन से बंदा आया, सबसे पहला क्वेश्चन डीआरटी है और एनसीएलटी है, किधर जाओ, तो अपन ऐसा बोलेंगे ढूंढ ले और फिर आ जाना। ऐसा नहीं होएगा, उसको गाइड करना है कि एनसीएलटी जाना है कि डीआरटी में जाना है, कितने टाइम के अंदर एप्लीकेशन डालना है। एप्लीकेशन तेरा एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। रिजेक्ट होएगा तो तेरे को रीजन बताएंगे, उसको रेक्टिफाई करके तू रीसबमिट भी कर सकता है। उसको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, बिकॉज ही इज अवेयर अबाउट ओनली यूएसए यूके लॉ, जहाँ कंट्री से वो आया है। इंडियन का तो उसको आइडिया नहीं है, तो उसको गाइड करना है अपने को। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये है अनसाइट्रल मॉडल लॉस। उसमें देखो स्कोप, पर्पस, दो चीज है। उसके बाद क्या है? की प्रोविजन। की प्रोविजन कट कर दो क्योंकि वो आगे फिर से है इसके लिए। अच्छा, स्कोप में देखो, द लेजिस्लेटिव गाइड on the insolvency law is intended to be used as a reference by the national authorities and legislative body when preparing the new laws and the regulations for reviewing adequacy of the existing law and regulations। देखो अनसाइट्रल मॉडल लॉ में सबसे एक इंटेंशन वाली चीज ये रखी इन्होंने कि कोई भी चीज ये लोग जब इंटरनेशनल लेवल पे यूएन बनाता है, उसको पहले एग्जिस्टिंग चीजें देखनी है और एग्जिस्टिंग चीजों के हिसाब से लॉ बनाना है। तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नए लॉ के अमेंडमेंट के चक्कर में यूएन के ही कोई लॉ ब्रीच हो गए। यूएन देखो फ्री ट्रेडिंग करवाने के लिए डब्ल्यूटीओ बना के बैठा है, डब्ल्यूटीओ, तो उसके भी कुछ गाइडलाइंस है। तुम अनसाइट्रल मॉडल लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन डाल के बैठ गए जिससे डब्ल्यूटीओ का कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो वो नहीं चलेगा। तुम्हारे कोई प्रोविजन ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कोई कंट्री के लॉ का वायलेशन हो जाए। अब तुम बोलोगे हर कंट्री का तो अलग अलग है, इसमें कितने कंट्री का ध्यान देने का? इसका मतलब बेसिक लॉ बनाओ ताकि हर कंट्री बेसिक लॉ के हिसाब से तो चलता ही होएगा और उसमें वायलेशंस नहीं होने चाहिए। राइट नाउ अनसाइट्रल मॉडल लॉ कुछ अराउंड 44 कंट्रीज में चल रहा है। इसके बीच में तुम ट्रांजेक्शन करोगे ना, तुम ये लॉ को यूज कर सकते हो। तो 44 कंट्रीज को क्या बोला? यूएन लॉ बना के दे रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर कुछ भी चीज तुम्हारे लॉ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट होता है तो उसको थोड़ा अमेंड कर लो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, बिकॉज हम 44 कंट्री के हिसाब से लॉ नहीं बना सकते, बट तुम सब लोग हमारे हिसाब से बना सकते हो। ठीक है। देन पर्पस, मेन इंटेंशन वही है, प्रॉपर सबका पैसा निकालना, क्रेडिटर्स का, डेटर का बिजनेस सर्वाइव हो सके तो बिजनेस सर्वाइव करवा के देना, और लास्ट में नहीं होएगा तो वाइंडिंग अप करवाना। ठीक है। उसके बाद देखो रिलेवेंस है, रिलेवेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट पेज। अच्छा, उसमें कितने पॉइंट लिखे? 4। अच्छा, इसमें है ना फर्स्ट में देखो लिखा है डायरेक्ट एक्सेस, अंडरलाइन दैट। सेकंड में लिखा होगा देखो रिकॉग्निशन। अच्छा, तीसरे और चौथे को कंबाइन करना है, एक्चुअली पॉइंट को कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन मिलेगा। तो ये पूरा तुम्हारा 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिख लो, वहां पे ऐड करो एक पॉइंट, उसको पॉइंट नंबर 4 लिखना, रिलीफ टू द फॉरेन क्रेडिटर्स। रिलीफ टू द फॉरेन क्रेडिटर्स। अच्छा, ये आंसर है ना सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है कि मॉडल लॉ जो बनाया है उसमें क्या सबसे 4 इंपॉर्टेंट चीज है। तो पूरा मॉडल लॉ है ना 4 चीज के बेस पे, मतलब समझ लो ये 4 प्रिंसिपल के बेस पे चल रहा है। पहला क्या है? डायरेक्ट एक्सेस, सेकंड इज रिकॉग्निशन, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, एंड फोर्थ इज रिलीफ। तो देखो सबसे पहला डायरेक्ट एक्सेस, कि जो भी बंदा बाहर से आएगा इंडिया में उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलना चाहिए। अगर वो आके बोलेगा ना डेटर का अकाउंट्स दिखाओ, दिखा देने का। वो बोलेगा ना इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को चेक करना है, ठीक है। ये बोलेगा ना मेरे को तुम्हारे बिजनेस का प्लांट जो है, बिजनेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मेरे को विजिट करना है, वो भी दिखा देने का, डायरेक्ट एक्सेस। दूसरा क्या है? रिकग्निशन। जैसे इंडिया में
ये बंदा डिफॉल्टर बनता है, ये केस कर रहा है, इंडिया है, इसको भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, इसको भी क्रेडिट मानना है। इसको बाहर से आया हुआ आदमी मत समझो, जितना ही लेवल इसका है उतना ही लेवल इसका है, जितने ही पावर्स इसके हैं उतने ही पावर्स इसके हैं, रिकॉग्निशन देना है उसको, उसको आउटसाइडर ट्रीट मत करो। देन कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन किसके किसके बीच में, इंडिया के सारे कोर्ट्स, फॉरेन के सारे कोर्ट्स, ये सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज रिलीफ, रिलीफ टू द फॉरेन क्रेडिटर्स, इसको भी रिलीफ मिलना चाहिए। और रिलीफ का भी एक सिंपल फंडा, जो क्रेडिटर को, जो इंडियन क्रेडिटर को जो हद तक तुम रिलीफ दे सकते हो ना, सेम हद तक इसको भी देने का। अगर इसको कोई टेम्पररी डिसीजन में कोई बोलते हैं टेम्पररी अवार्ड दिया, को भी टेम्पररी अवार्ड दे सकते हो। इसको कोई परमानेंटली बेनिफिट दिया, इंजंक्शन लगा के दिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा के दिया, सेम चीज इसको भी दे। मतलब जो जो ट्रीटमेंट तुम किसको दे रहे हो, इंडियन बैंक्स को, वही सारी ट्रीटमेंट फॉरेन को भी देने का। जो जो इंडियंस के लिए डिसीजन दे सकते हो वो सब डिसीजन फॉरेन के लिए भी तुमको देना है। हाँ, कर सकते हैं अपनी कंट्री में, नहीं फिर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, मेन केस यहाँ पे चलेगा बराबर, फॉरेन मेन प्रोसीडिंग इधर चलेगी, वहां का कोर्ट इंडिया के साथ खाली कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे यहाँ पे कोर्ट क्या बोलेगा, एक काम करो, यूएसए को क्या बोलेगा, बैंक ऑफ अमेरिका को, तेरे कोर्ट में से तेरा क्लेम वेरीफाई करवा के लेके आ, तो यूएसए का कोर्ट उसको क्लेम वेरीफाई करके देगा, ऑर्डर की कॉपी देगा, वो इंडिया में आके सबमिट कर देगा, तो इंडिया वालों को खाली उस क्लेम को एक्सेप्ट कर देना है। चार चीज समझा क्या करना है, पहला था डायरेक्ट एक्सेस, सेकंड इज रिकॉग्निशन दो उसको, तीसरा उसको कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन भी करना है तुमको, और चौथा उस भाई साहब को रिलीफ भी देना है तुमको, बराबर। ये चार चीज हमेशा किसको मिलनी चाहिए, जो फॉरेन से आता है उसको, एक्सेस भी देने का, रिकॉग्निशन भी देने का, कोऑर्डिनेशन भी उसके साथ करने का, और उसको रिलीफ भी देना है तुमको। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट की प्रोविजंस है। अच्छा, की प्रोविजन में देखो वही चार चीज लिखी है, मिला, हाँ। तो चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस में ना अभी यहां से लंबे लंबे आर्टिकल्स चालू होते हैं। सबसे पहले देखो आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल 3 में लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरमर्सी ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। जैसे समझो, इधर देखो, समझो इंडिया और यूके, इंडिया का कोई डिफॉल्टर केस करेगा यूके इंडिया में आके, बराबर। अब ये एक इंटरनेशनल लॉ हो गया, और ये अगर इंटरनेशनल मैटर है, क्रॉस बॉर्डर है, तो ये अनसाइट्रल मॉडल लॉ के हिसाब से चलता है, बराबर। लेकिन अगर ये दो कंट्री के बीच में कोई ट्रीटी है, बराबर, फाइनेंस से रिलेटेड ऑलरेडी कोई ट्रीटी बना चुके हैं, देन प्रायोरिटी इज गिवन टू ट्रीटी, नॉट टू दिस लॉ। समझा? जैसे समझो यूके और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, और जिसमें ऐसा डिसाइड किया है कि मेरा डिफॉल्टर या तेरा डिफॉल्टर, अब उन दोनों मिलके एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके एक दूसरे की रिकवरी में हेल्प कर देंगे, अपने को इसकी जरूरत नहीं है। तो तुम दोनों ही कंट्री ने खाली एक एग्रीमेंट बनाया है, फ्रेंडली एग्रीमेंट, ट्रीटी जिसको हम बोलते हैं। अगर ऐसा बनाया तो एक साइड ट्रीटी और एक साइड तुम्हारा अनसाइटल मॉडल लॉ, तो तुम प्रायोरिटी किसको दो, ट्रीटी को दो, तुम्हारे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, नहीं ऑब्जेक्शन नहीं, जब हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया है हमारे लिए, तो तुमको क्यों अप्लाई करे। हाँ हाँ, लेकिन अगर ये है ही नहीं तुम्हारे पास, तो फिर जबरदस्ती तुमको देना पड़ेगा। अब ये है ना, एक एडवांटेज भी है और एक इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है, ट्रीटी में सब सही लिखा है ना, तो स्मूथली निकल जाएगा, इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर समझो तुमने ट्रीटी बनाया, तो काफी ट्रीटीज ऐसी भी है जिसमें सब कुछ बनाया तो सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे पता है क्या होता है, तुम दो ही हैंडल कर रहे हो, प्रेशर करता है कि जल्दी करना भी कितना टाइम पास करता है,
यूएन आएगा उधर, इधर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। तो तुम इधर से ना समझो इंडिया वाले यूके से इंफॉर्मेशन मांग रहे, दे रहे, बेचते, ऐसा करते 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 वो बहुत टाइम खींच भी लेगा ना, तुम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यू आर गोइंग एज पर ट्रीटी। लेकिन अगर सोचो लॉ होता अनसाइट्रल मॉडल लॉ, तो तुम अगर नहीं भी करवा सकते ना यूके से, तो तुम यूएन में जाके कंप्लेन कर दो और यूएन को बोलो ये ना इन्फॉर्मेशन नहीं पास कर रहा है, यूएन उसकी बजाएगा। तो तुम्हारे पास एक, बोलते ना एक हेड अथॉरिटी है जिसको जाके तुम उसको बोल सकते हो भाई तो इंटरफियर कर। इसमें तुम किसको बोलोगे इंटरफियर करने को? किसी को भी नहीं। तो ये एक नेगेटिव चीज भी है। लेकिन पॉजिटिव भी ऐसा लगता है, क्यों किसी दूसरे के लॉ के ऊपर चलने का, जब अपन खुद साथ में अरेंजमेंट कर सकते हैं तो मैं दूसरे का लॉ पे क्यों जाऊं, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। नहीं, तुम जितने लोग के साथ ट्रीटी बनाना चाहो बना लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। बट इतनी सारी कंट्री सबके साथ ट्रीटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बेस्ट क्या है कि मॉडल लॉ ही उठा लो, वो सबसे ज्यादा सुकून है। बराबर। हाँ हाँ, लेकिन इसमें एक फायदा है, यूएन से हेल्प मिलता है, यूएन से असिस्टेंस मिलता है, यूएस तुम्हारी प्रोसेस पे वॉच रखता है, ठीक है, सजेशंस देता है। इधर तुम कुछ मिलेगा, ट्रीटी बना के बैठ गए तो सब तुम ही जुगाड़ करो। बराबर, तो वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। Unfair। क्योंकि तुमने जब डिस्प्यूट क्रिएट किया था तब तुम्हारे पास तो नहीं था ना ट्रीटी, तो तुमको फॉलो करना पड़ेगा अनसाइट्रल लॉ। तो ये आर्टिकल 3 में लिखा है, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। सेकेंड लास्ट लाइन, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रीटी और एग्रीमेंट प्रिवेल। ये आर्टिकल 3 है। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 4, कॉम्पिटेंट कोर्ट और अथॉरिटी। अनसाइट्रल मॉडल लॉ ऐसा बोलता है कि ये इंडिया को रियलाइज बहुत लेट हुआ, बट हुआ। ये रियलाइज हुआ कि ऑर्डिनरी कोड सिविल कोड को आईबीसी में पावर मत दो। इसके लिए देखो स्पेशली एनसीएलटी, एनसीएलएटी और डीआरटी, डीआरएटी है। अनसाइट्रल मॉडल लॉ बोलता है एक स्पेशलाइज कोर्ट होना चाहिए जिसको तुम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाओ और उससे ही सारी चीज करवाओ, क्योंकि वो पर्सन स्पेशलाइज होएगा तो वो चीज सही तरीके से कर पाएगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, कॉम्पिटेंट कोर्ट की डेफिनेशन बताइए कि हर एक कंट्री में ऐसे कोर्ट्स होने चाहिए जो ऐसे मैटर को हैंडल करे और वो भी स्पेशलाइज तरीके से। बिकॉज सोचो तुम ही, अगर एनसीएलटी, एनसीएलएटी, डीआरटी, डीआरएटी है नहीं और अपना नॉर्मल सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, और ये लोग जब इधर आएंगे ना और सिविल कोर्ट की जब प्रोसीडिंग देखेंगे ना, पागल हो जाएंगे ये लोग तो। और उसमें भी पता चला ना कि पैसा रिकवर हो सकता है लेकिन 10-15 साल लग जाएगा, तो फिर यार फायदा ही नहीं है फिर। मतलब अनसाइट्रल मॉडल लॉ भी तुमने बना डाला, बराबर, अनसाइट्रल मॉडल लॉ तुम बना के बैठे हो, तुम बोलते हो हाँ ना मैं तेरे को एक्सेस दे रहा हूँ ना कोर्ट का, आजा। लेकिन वो आके भी क्या उखाड़ रहा है, कुछ नहीं। तो तुम्हारी कंट्री ऐसी मानी जाएगी कि इसके साथ डील मत करो भाई, क्योंकि इधर पैसा अटका ना, ये लोग 15 साल कोर्ट के धक्के खिलाएंगे अपने को, तो भाई इससे तो दूर ही रहने का। तो अननेसेसरी क्या हो रहा है, सामने वाले पैसा, फॉरेनर का पैसा अटक रहा है, तो नेक्स्ट टाइम तुमसे ट्रांजेक्शन ही नहीं करेगा। समझा? इसके लिए बोला कि तुम ऐसे कोड बना दो जो स्पेशलाइज है। इसके लिए ये सब क्यों बोला कि 180 डेज में मैटर खत्म करो, 90 डेज का एक्सटेंशन मारो, ताकि सामने लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए कि भाई इधर काम जल्दी होता है, तो वो लोग भी तुम्हारे साथ डील करने में सोचेंगे नहीं ज्यादा। नेक्स्ट, राइट ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। आर्टिकल 9 बोलता है कि जो भी बंदा फॉरेन से आएगा उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलना चाहिए, कोई परमिशन बेस्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर वो अपना क्लेम वेरीफाई खाली करवा देता है ना कि मेरा क्लेम है, बस उसको हर चीज एक्सेस में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचने का ये फॉरेनर है इसको मैं क्यों दिखाऊं, ये तो बाहर रह के इन्फॉर्मेशन किसी को दे देगा। आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन मेरी पता चल रही है, वो तुम्हारा कौन है, क्रेडिटर, तो उसको तो हर इन्फॉर्मेशन लेने का हक बनता है, तो उसको डायरेक्ट एक्सेस तुमको देना ही पड़ेगा। देन application by a foreign representative to commence proceeding. A foreign representative has a right without prior recognition of the foreign proceeding because the commencement of the insolvency proceeding might be crucial in case of urgent need for the preserving the assets of the debtor.
जब ये बंदा इधर आएगा ना, वो ये एक एप्लीकेशन भी मार सकता है। कौन सी एप्लीकेशन? कि डेटर है ना, हाई रिस्क वाला बंदा है, ये असेट डिफ्रॉड करने के भी चक्कर में है, तो थोड़ा प्रोसीडिंग फास्ट करवाओ। नहीं तो देखो, इंडिया वाला बैठ के इंडिया में केस वेस करता रहेगा, सब इंडिया में ही बैठे हैं, उनको टेंशन नहीं है। फॉरेन वाला बंदा क्या बार बार आएगा इधर? तो बोल सकता है कि थोड़ा प्रोसीडिंग फास्ट करवाओ, सो दैट हमारे इसकी सिक्योरिटी है और हम पैसा रिकवर कर सके। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 14, नोटिफिकेशन टू फॉरेन क्रेडिटर्स ऑफ अ प्रोसीडिंग। Whenever under laws of the enacting state relating to the insolvency, a notification is to be given to the creditors. Such notification shall be also given to the creditors that do not have the address in the state. The court may order that appropriate steps taken with the view। इसका मतलब सुन लो, जैसे ये बंदा डिफॉल्ट मारता है, इंडियन बैंक को तो नोटिफिकेशन जाएगा, डेटर ने ये कांड किया, तुम क्रेडिटर हो, तुम तुम्हारा क्लेम कर सकते हो। फॉरेन के जितने भी लोग हैं उनको भी नोटिस भेजना पड़ेगा, बट फॉरेन को नोटिस भेजने के लिए वहां के कोड के थ्रू उसको रूट करो। डायरेक्ट एक्सेस भी दे सकते हो, तो डायरेक्ट उनको नोटिस मार सकते हो। कोड के थ्रू भिजवाना है, फॉरेन कोड के थ्रू, तो वो भी भिजवा सकते हो। बट वो बंदा फॉरेनर है तो उसको क्या नोटिस देने का, वो तो आउटसाइडर है, ऐसा नहीं सोचने का। मैंने क्या बोला था, सबको इक्वल गिनना है, तो उसको भी सेम प्रोसीडिंग में नोटिस, एजेंडा, ये वो जो कुछ भी भेजते हो सब भेजने का उसको भी। उसके बाद application for recognition of the foreign proceeding. An application for the recognition shall be accompanied by a certified copy of the decision commencing from the foreign proceeding and appointing foreign representative, and certificate from the foreign court affirming the existence of the foreign proceeding. जब फॉरेन इंडिया में आएगा ना कि मेरा भी हक बनता है पैसा निकालने का, पहली चीज उसको देनी पड़ेगी कोर्ट का अप्रूवल, जो उसके कोर्ट ने दिया है कि तू जाके केस कर सकता है। दूसरा, वो एक पर्सन आएगा, तो उसको वहां से क्या लाना पड़ेगा, पावर ऑफ अटर्नी, कि मेरे को बैंक ने अपॉइंट किया है, ये केस में मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के बैंक का पैसा निकालूंगा। दो चीज उसको देनी पड़ेगी। पहला क्या देना है, फॉरेन के कोर्ट का अप्रूवल कि हाँ भाई डेट है, क्लेम है, पैसा लेना बाकी है, वो चीज। और दूसरा, पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है, डॉक्यूमेंट जिससे तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हो, इसका प्रूफ हो सकता है। चलो उसके बाद देखो, नेक्स्ट इज सेक्शन 18, सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन। The foreign representative shall inform the court immediately if from the time of filing the application for the recognition of the foreign proceeding there is any substantial change in the status of the recognized foreign proceeding or the status of the foreign representative appointment and any other foreign proceeding regarding the same debtor that becomes known to the foreign representative. It is possible that after the application for the recognition or after recognition changes may occur in a foreign proceeding. देखो, तुमने जब इंडिया में आके डिमांड किया मेरा भी पैसा है, तो तुमने क्या किया, डायरेक्ट एक्सेस मांगा कि मेरे को एक्सेस दो, तुमने तुम्हारा रिकॉग्निशन बताया कि भाई मेरे को भी इक्वल ट्रीटमेंट देना। कल हो सकता है एप्लीकेशन करने के बाद तुम्हारा रिकॉग्निशन में थोड़ा चेंजेस हो गया, बराबर, कि पहले तुम डायरेक्ट रिकॉग्निशन में आते थे, मतलब पहले तुम क्रेडिटर थे, लेकिन अब तुम्हारी कंपनी को किसी ने टेक ओवर कर लिया है, तो अब मैनेजमेंट चेंज हो गया, बराबर। अब मैनेजमेंट चेंज हुआ, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि रिप्रेजेंटेटिव भी चेंज होएगा। अगर एसबीआई है, एसबीआई को समझो, समझो बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया को समझो एसबीआई खरीद लेता है। अब तक किसका रिप्रेजेंटेटिव आ रहा था, बैंक ऑफ इंडिया का, अभी उसको किसने खरीद लिया, तो कल अब ये एसबीआई आएगा, तो एसबीआई अपने रूल्स रेगुलेशन लगाएगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा। ऐसे कोई भी चेंजेस होते हैं ना फॉरेन के साइड से इंडिया में आने के टाइम पे, तो तुमको टाइम टू टाइम इंडियन कोर्ट को भी बताना है, पहला ऐसा था, मैं रिप्रेजेंटेटिव था, अभी ऐसा सिस्टम चेंज हो गया है, अब ये रिप्रेजेंटेटिव आएगा, पहले इतना क्लेम था लेकिन अभी हमारा इतना क्लेम बनता है, कुछ भी चेंजेस हो रहा है, यू हैव टू इन्फॉर्म टू द इंडियन कोर्ट कि भाई ऐसा चेंज हो रहा है, जिसको बोलते हैं सब्सटेंशियल चेंज, जो मेजर इंपॉर्टेंट चेंज माने जाते हैं। उसके बाद देखो, रिलीफ दैट मे बी ग्रांटेड अपॉन द एप्लीकेशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेन कोर्ट्स, फॉरेन प्रोसीडिंग्स। देखो रिलीफ में क्या क्या मिल सकता है, तो देखो तीन टाइप के रिलीफ जनरली ग्रांट किए जाते हैं। मैंने बोला ना, रिलीफ मतलब बेनिफिट हर इंडियन क्रेडिटर को जैसे मिलता है वैसे उसको भी देने का। क्या देने का रिलीफ में,
स्टेइंग एग्जीक्यूशन, स्टे ऑर्डर निकाल सकता है इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। कौन सा क्रेडिटर? फॉरेन वाला। फॉरेन वाला क्रेडिटर कैसा आया? मैंने क्या बोला? रिकॉग्निशन किसके लिए है? कि हमको भी इक्वल ट्रीट करना। ये कौन बोलता है? फॉरेन क्रेडिटर। अब फॉरेन क्रेडिटर अगर उसको रिकॉग्निशन चाहिए, मतलब अब वो रिलीफ मांगेगा। अब अगर वो रिलीफ मांगेगा तो पहला रिलीफ क्या मांग सकता है? कि मेरे को स्टे ऑर्डर दो। तो स्टे ऑर्डर किसके फेवर में जा रहा है? फॉरेन क्रेडिटर के फेवर में जा रहा है, तो उसका भी वो हक बनता है मांगने का। देन entrusting the administration or the realization of all or part of the debtor's assets। वो ऐसा बोलेगा, मेरे को कोई असेट पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करके दे दो। कौन बोल रहा है? तो वो भी बोल सकता है। और तीसरा, एनी रिलीफ मेंशन इन आर्टिकल 21, और भी कोई रिलीफ जो आर्टिकल 21 में आएगा वो भी वो बंदा मांग सकता है। देखो ये हर चीज इंडियन तो मांग ही सकता है बिंदास, लेकिन ये हर चीज फॉरेनर भी मांग सकता है। चलो उसके बाद देखो, इफेक्ट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेन मीन प्रोसीडिंग। ये द राइट टू ट्रांसफर इनकम और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एनी असेट्स ऑफ द डेटर इज सस्पेंडेड। तुम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को असेट हैंडओवर नहीं कर सकते। अगर ऐसा चाहते हो तो सब सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है।